हेलो दोस्तों, सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सूरज उटवार आपको संविधान से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो यूट्यूब पर टोटल फ्री रहेंगी, है ना। आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी या एमपीपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम बेसिक से इन सब क्वेश्चंस को समझेंगे। और पॉलिटी के हम जो प्रारंभिक तौर से स्टार्ट होता है कि हमें संविधान क्या होता है, किस तरीके से बनता है, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल आहिस्ता से समझेंगे। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि संविधान क्या है, संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो यदि हम समझे कि संविधान क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि संविधान जो होता है वो नियमों का संग्रह है। नियमों का संग्रह। अब ये समझते हैं कि ये नियमों का संग्रह है क्या। देखिए, जब भी कोई सोसाइटी में लोग रहते हैं तो सोसाइटी में क्या होता है कि 1000, 10,000, 15,000, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, है ना। तो कोई एक समाज हुआ, समाज है या देश है या आप राज्य ले लीजिए। ठीक है, अब इस समाज में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। अब इन सभी लोगों के मध्य जो है सामंजस्य या तालमेल कैसे बैठे। ठीक है, अब ये तालमेल बैठाने के लिए कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे। और नियम कैसे बनाने पड़ेंगे जिससे उस देश के, उस समाज के सभी लोग उन नियमों को क्या करें, पालन करें। कैसे कि जब जो नियम बनाए जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि सभी लोग उन नियमों का ऐसा पालन करें कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करे, या एक व्यक्ति से दूसरे, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं और ये नियमों को व्यवस्थित रूप से पालन करवाने के लिए एक शासन का निर्माण किया जाता है कि भैया इस संस्था के माध्यम से इन नियमों का पालन होगा। और उन नियमों के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि संविधान किसे कहते हैं। कुछ ऐसे नियम जिसके माध्यम से वहां की सरकार, वहां का शासन या फिर बोल सकते हैं वहां की समाज जो है वो व्यवस्थित रूप से काम कर सके, हम उसी को क्या बोलेंगे, संविधान कहेंगे। ये बात क्लियर है। अब संविधान जो होता है वो हमें क्या बताता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि संविधान जो होता है वो किस रूप में वर्णित होता है। तो देखिए, जो सरकार जो है जो हम पे शासन करेगी, वो सरकार का गठन कैसे होगा, ये संविधान से पता चलता है। दूसरा, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ये अधिकार क्या होंगे। तीसरा, न्याय जो है वो कैसे मिलेगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, ये जो है वो हमें संविधान से प्राप्त होता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर जो है वो संसदीय व्यवस्था है। अब संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि हमने कार्यपालिका को अलग करके रखा है, विधायिका को अलग करके रखा है, न्यायपालिका को अलग करके रखा है। अब हर 5 साल में जो है वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो ये हमारी सरकार के गठन की प्रक्रिया है। तो ये वर्णित कहाँ पर है, संविधान में वर्णित है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय में स्वयं जा सकता है। तो हम न्याय की उम्मीद जो रखते हैं वो किससे रखते हैं, न्यायपालिका से रखते हैं। यदि नीति निर्माण की कोई बात आती है तो वो कौन करेगा, नीति का निर्माण करेगा, वो संसद करेगी। ये कोई नियम कानून बनाए जाएंगे वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे। ये सब चीजें जो है वो किसमें वर्णित है, संविधान में वर्णित है। और ये जो संविधान है वो ये सब बताता है कि सरकार कैसे गठित होगी, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे और न्याय कैसे मिलेगा और किस प्रक्रिया के तहत न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी संविधान क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि संविधान जो होते हैं उसके प्रकार क्या होते हैं। संविधान के प्रकार, देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो केवल ये होने वाली कि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, छोटी फंडामेंटल चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इन सब चीजों पर गौर नहीं करेंगे तो फिर आगे की चीजें हमें समझ नहीं आएंगी। और आप देखोगे कि एमपीपीएससी या यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते हैं। मगर क्या होता है कि हम आर्टिकल्स अच्छे पढ़ लेते हैं या किसको क्या अधिकार है ये सब कुछ पढ़ लेते हैं, मगर वो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। क्लास के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो यूपीएससी में और एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, संविधान के प्रकार की बात करें तो अक्सर हमने सुना है कि संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं लिखित संविधान। अब लिखित संविधान जो होता है वो क्या है, जो लिखा गया है। तो देखिए, लिखित संविधान उसको कहते हैं जिसका निर्माण
संविधान सभा द्वारा किया गया है। जिस भी संविधान को किसी एक संविधान सभा ने निर्मित किया है वो लिखित संविधान कहलाएगा। जैसे आपको पता होगा कि यूएसए में लिखित संविधान है, इंडिया में लिखित संविधान है, जापान में लिखित संविधान है। इन संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ कि एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा ने अपने कुछ टाइम लगाया, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना भी टाइम लिया, और उस टाइम पीरियड में क्या करा, एक व्यवस्थित संविधान लिखा। कि जैसे भारत का जो संविधान है वो कितने टाइम में निर्मित हुआ है, तो हमें पता है 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा ने इस संविधान को लिखा था। और इसमें जो है कितने 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये संविधान जो है हमारा, जो भारतीय संविधान है, वो क्या करा गया, लिखा गया है, व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। तो जो संविधान किसी संविधान सभा द्वारा लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, लिखित संविधान कहलाएगा। इसी के विपरीत एक और चलता है जिसको आप पता होगा आपको, अलिखित। अलिखित संविधान क्या है, जो संविधान सभा द्वारा तो नहीं निर्मित किया गया है। देखो लिखा तो होगा वो भी, ऐसा नहीं है कि वो संविधान लिखा नहीं होगा, परंतु उसके बनने की जो प्रक्रिया होगी वो वैसी नहीं होगी जैसी लिखित संविधान की है। जैसे समझिए कि अलिखित संविधान में क्या होता है कि इसका निर्माण जो होता है वो संविधान सभा ने नहीं करा है, संविधान सभा द्वारा नहीं। देखिए बात को समझिएगा, इस संविधान, जैसे इंग्लैंड का संविधान है वो लिखा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के संविधान ऐसा नहीं बना है कि इंग्लैंड का जो है वो राजतंत्र विफल हो गया था तो फिर एक संविधान सभा का गठन किया गया और फिर उन्होंने संविधान बनाया। नहीं, उनकी जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा के आधार पर ही क्या हुआ था, संविधान को निर्मित किया गया था। ठीक है, तो उस संविधान को क्या कहा जाता है, अलिखित संविधान कहा जाता है। जो लिखा नहीं गया है, पुरानी परंपरा, रीति रिवाज या नियम कानून, उनका ही सांग्रह उन्होंने करके क्या कर दिया, अपना संविधान बना लिया, तो उसको क्या कहेंगे, अलिखित संविधान। परंतु ये कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि वो सभी वहां के सभी लोगों को संविधान याद है कि भैया हमें तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा अलिखित संविधान है तो हमने सब कुछ याद करके रख लिया। वहां पर भी सब चीजें लिखी गई हैं, बट क्या होता है कि वो जो संविधान है वो किसी एक व्यवस्थित संस्था ने नहीं बनाया। जो प्राचीन टाइम से उनकी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के आधार पर क्या हो गया, संविधान बनाया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि परंपराओं और रीति रिवाजों से निर्मित। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। लिखित संविधान जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया होगा और अलिखित संविधान जो होगा वो किसने बनाया है, कोई परंपरा रीति रिवाज के आधार पर चल रहा है, वही क्या हो जाएगा, लिखित संविधान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपना आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि संविधान की आवश्यकता क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों। देखिए मैं जो बोल रहा हूं वो समझिएगा क्योंकि राइटिंग थोड़ी मेरी ठीक नहीं आएगी, है ना। अब आवश्यकता क्यों पड़ सकती है, देखिए हम बिल्कुल एकदम व्यवहारिक तौर पर समझेंगे चीजों को। सबसे पहली चीज तो जब भी कोई समाज है साथ रह रहा है तो टकराव होना लाजमी है। किसी भी समाज में यदि बहुत सारे साथ, जैसे अपने घर में देख लीजिए ना, घर में भी क्या होता है कि एक परिवार में सामूहिक परिवार रहे तो सबके विचार मतभेद अलग होते हैं, कोई कुछ रीति कुछ परंपराएं अलग होती है, कोई किसी मत में विचार रखता है या कोई किसी चीज को फॉलो करता है, तो इसमें मतभेद होना लाजमी होता है। तो अब जब हजारों लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच भी टकराव तो होगा। अब इस टकराव को समाप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो सभी लोग उस चीज को एक माने कि यदि कोई टकराव होता भी है तो उनके बीच में तालमेल बैठे। तालमेल बैठाने के लिए, तो जब भी किसी समाज में कोई टकराव उत्पन्न होगा और उसमें संतुलन अवस्था नहीं रह पाएगी तो हमें तालमेल बिठाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, और वो नियम जो होंगे वो संविधान होंगे। इसलिए हमें संविधान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है कि हम क्या कर सकें, जब भी कोई टकराव हो तो उस टकराव की स्थिति को खत्म कर सके। दूसरी चीज, एक न्यायपूर्ण समाज निर्मित कर सके। ऐसा समाज जिसमें सभी की अधिकारों गरिमाओं का क्या करा जाए, सम्मान किया जाए, कोई व्यक्ति किसी पर हावी ना हो, कोई भी किसी को नीचा ना दिखाए, किसी की व्यक्तिगत गरिमा का क्या ना ठेस ना पहुंचाए, इस तरीके की कोई भी बात ना हो।
तो जिसमें क्या समतामूलक समाज का निर्माण हो सके, तो वो भी हमें संविधान के माध्यम से ही प्राप्त हो जा सकती है। क्यों? क्योंकि यदि संविधान में लिखा हुआ है कि मेरे मौलिक अधिकार जो है मुझे ये अधिकार देते हैं कि जीवन जीने की, या बोल सकते हैं कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मैं कह सकता हूं यदि इस तरीके के अधिकार मुझे प्राप्त नहीं होते तो हो सकता है कि कोई ऐसा बलशाली व्यक्ति, चाहे वो धन से हो सकता है या बल से हो सकता है, मुझ पर मेरे अधिकारों का क्या कर सकता है, वो हनन कर सकता था। ठीक है, तो ये जो हनन रोकने के लिए रोकने का काम करता है वो कौन करता है? संविधान करता है, और एक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज का निर्माण करता है। साथ ही क्या होता है कि ये सरकार की सीमाएं तय करता है। अब सरकार की सीमा तय क्यों करता है, समझिए। अक्सर क्या होता है कि जब व्यक्ति पावर में नहीं होता है तो वो बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर करके अपने आप को पावर में लाने की कोशिश करता है, और जब वो पावर में आ जाता है तो फिर क्या होता है, वो अपने मन जैसी चीजों को मनमानी क्या करता है, लोगों पर थोपता है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होता है कि जब आपके पास पावर आ जाती है और आपके ऊपर कोई ऐसा जवाबदेही संस्था नहीं है कि आप कुछ भी जो करना चाहो वो कर सकते हो, तो क्या करोगे? आप अपने मन की चीजें करोगे, दूसरों के अधिकारों का हनन करोगे, उनका अतिक्रमण करोगे। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए भी संविधान क्या करता है, सरकार की सीमा तय करता है कि भैया सरकार यदि ये काम नहीं करती है तो उसको इस माध्यम से हटाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि सरकार व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रही है तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, तो सरकार को यह डर भी रहता है कि भैया हमारी ये सीमा है, यदि हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे भी अधिकार जो है वो छीने जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्यक्ति की शक्तियां हैं, व्यक्ति की शक्तियों को बढ़ाता है। जैसे नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता को किस तरीके से? संविधान जो है वो एक समाज के सामूहिक रूप से संचालन के लिए काम करता है कि भाई एक समाज है वो किस तरीके से चल पाएगा और हर एक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, यही संविधान का मेन उद्देश्य होता है। अब जब हम व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता ही नहीं देंगे तो वो किस तरीके से अपने सम्मानपूर्वक जीवन जो है वो जी पाएगा। इसलिए संविधान में ये वर्णित होता है कि कोई नागरिक जो है, यदि भारत का नागरिक है या किसी भी देश का नागरिक है जहां संविधान व्यवस्थित रूप से चलता है, वहां पर क्या होता है कि नागरिक को इतनी स्वतंत्रता दी जा सकती है कि जिससे वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ऐसा ना हो कि उसको बोलने का अधिकार ना हो, या फिर यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसकी कोई कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उस पर आवाज ना उठा सके। तो ये सब चीजें जो है वो हमें संविधान देता है कि यदि नागरिक को स्वतंत्रता जो मिली है वो भी संविधान से ही मिलेगी। ठीक है, ये चार चीजें जो है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है संविधान के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया, क्या क्या समझा, संविधान क्या होता है, संविधान के प्रकार क्या हैं, संविधान की आवश्यकता क्या है। अब एक वर्ड चलता है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, जिसको बोलते हैं हम संविधानवाद। संविधानवाद, देखिए जैसे किसी एक व्यक्ति का एक शरीर है, ठीक है, अब शरीर में आत्मा ही नहीं है तो उसका कोई मूल्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो फिर एक वस्तु टाइप से है, मुर्दा है, उसमें कुछ भी जान नहीं है। आत्मा जो है वो ही संविधान का संविधानवाद है। जैसे कि हम संविधान क्यों निर्मित करते हैं कि एक समतामूलन समाज बन सके और जिसमें क्या हो कि हर एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके, ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति की अधिकारों का हनन हो रहा हो, इस तरीके से चलता है। अब जब संविधान बना दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको एक नियम बना दिए गए, नियम बने कुछ, और उन नियमों में यह लिखा ही नहीं है कि सरकार क्या करेगी, बस ये पता है कि सरकार ऐसी गठित करेगी, मगर ये नहीं पता है कि सरकार की सीमाएं क्या होंगी, सरकार कहां हस्तक्षेप कर सकती है और कहां नहीं कर सकती है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि एक आलोचनात्मक चीज देखी जाती है कि 1975 में जो आपातकाल लगा था तो वहां ऐसा बोला था कि सरकार ने अपनी बहुत मनमानी करी है। तो कुछ लोग, मतलब अभी शायद मूवी भी आ रही है उसमें ये बताया गया है कि उस समय जो ज्यादती हुई थी, मतलब लोगों ने जिस तरीके से कानून का उल्लंघन किया था, सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करा था, इस तरीके से चीजों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो संविधान क्या है, वो नियम तो है, मगर सरकार क्या है, वो जवाबदेहिता से काम नहीं कर रही है। जब सरकार जवाबदेहिता के साथ काम करने लगती है, मतलब सरकार की जवाबदेही कि यदि सरकार ने कुछ गलत किया है तो वो हटाई जा सकती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं संविधानवाद। संविधान तो सिंपल सी चीज है कि भाई मान लीजिए कि संविधान में नियम बना दिए और नियम ऐसे बना दिए गए जिसमें पता ही नहीं है कि आपकी सीमाएं क्या है। अब मन से जो आपका मन कर रहा है आप वो ही करते जा रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरी सरकार में आ गया, अब मेरे को ऐसा लगता है कि भैया कल से जो है वो हरी शर्ट पहनने वाले होने ही नहीं,
या मैंने बोल दिया कि कल से यूट्यूब पे कोई भी ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा वीडियो नहीं बना सकता, या फिर किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन लगा दूं मैं। यदि मुझे लगता है कि किसी को सरकार के विरुद्ध कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको गिरफ्तार करवा दूंगा। तो ये क्या है कि सरकार की पावर असीम पावर है, क्योंकि नियम बना दिए गए हैं। अब इन नियम को रोकने वाला कोई भी तो नहीं है। जब व्यक्ति क्या करेगा, उन नियमों को रोकने के लिए ऐसे नियम बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे संविधान के कुछ नियम बने, पर उसमें यह लिखा हुआ है यदि सरकार इस प्रक्रिया के विरुद्ध में काम करती है या सरकार जो है वो जवाबदेही नहीं है, तो सरकार क्या हो जाएगी, हट जाएगी, हटा दी जाएगी। जैसे आप देखते हो हमारे यहां पर क्या है, संविधान की कैसी प्रक्रिया चलती है। मान लीजिए बीजेपी सरकार जो है अभी वर्तमान में, उन्होंने कुछ काम किया। अब उस काम के प्रति उनको वो रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाया, या उस काम के कारण किसी प्रकार की गलती हो गई, या बोल सकते हैं भ्रष्टाचार हो गया, कुछ हो गया, तो वो सरकार जो है वो संसद के समक्ष जवाबदेही है कि भैया हमारे साथ ये चीज हुई है। वहां जो विपक्ष है वो ये पूछ सकता है कि भैया आपके शासनकाल में ये घटना हुई है, ये क्यों हुई है। और उनको ऐसा नहीं है कि गोल मटोल बात कर देंगे, नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा, अरे नहीं मेरा तो कोई हक नहीं बनता, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, ये तो नहीं कर सकते वो तो क्या करेंगे, आपसे व्यवस्थित जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीज जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहां से उत्पन्न होती है, संविधानवाद से। जब सरकार क्या हो जाए, सरकार जवाबदेही हो जाए और सरकार के पास ये अधिकार हो कि हाँ हमसे जवाब मांगा गया है तो हम जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि सरकार बोलेगी महंगाई बढ़ी तो मैं क्या करूं, सब लोग इतना खा क्यों रहे हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। उनको बताना पड़ेगा महंगाई के रीजंस क्या है, पेट्रोल बढ़ता है या कुछ पड़ता है तो हम विरोध किससे, सवाल किससे करते हैं, सरकार से करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए कि आप नॉर्थ कोरिया में हो, है ना, एन के लिख दे रहा हूं मैं, नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में हो सकता है कि अकाल पड़ गया और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। मजाल है कोई जाके किम जोंग से बोल दे कि भैया महंगाई इतनी बढ़ गई अब तो हम धरना करेंगे। अब वहां भी तो नियम होंगे ना, अब वहां तो नियम है, मगर किसी की मजाल नहीं है कि वो किम जोंग के साथ जाके धरना कर दें। उन्हें बोली महंगाई बढ़ गई हम और पैसा देंगे, कोई व्यक्ति एक सवाल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जान से चला जाएगा। तो वहां की सरकार जो है वो जवाबदेही है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर संविधानवाद नहीं है। सिंपल सी चीज, जो सरकार जवाबदेही होगी वहां पर संविधानवाद होगा, और जहां सरकार जवाबदेही नहीं होगी वह संविधानवाद नहीं होगा। तो अब समझने वाली बात क्या है, मैं फिर से समझा देता हूं एक बार। देखिए कि कहीं भी संविधान तो हो सकता है, संविधान तो होगा, पर यह जरूरी नहीं कि संविधानवाद भी हो। भी हो जरूरी नहीं। यदि आपसे कोई पूछे कि संविधानवाद क्या होता है, तो आपको सिंपल से शब्दों में यही कहना है कि जहां भी संविधान है और वहां की सरकार जो है जवाबदेही है, जवाबदेही सरकार, जवाबदेही सरकार है, तो हम क्या कहेंगे कि वहां संविधानवाद है। अब यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, स्टेटमेंट के संदर्भ में पूछा गया था कि एक संवैधानिक सरकार क्या होती है ना। एक वर्ड चलता है संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एक संवैधानिक सरकार मैंने आपको भी बताया कि जहां सरकार क्या हो, लिमिटेड हो, सीमित सरकार हो, सरकार केवल उतना ही काम करे कि भाई नियम बना दिए, नियम को, कानून को फॉलो करवाना है बस, और सभी लोग अच्छा जीवन जी सके। मगर हर चीज में सरकार निगरानी रखे। जैसे कि अभी एक मुद्दा आया था जिसमें बोला था पेगासस का यूज किया जा रहा है, पेगासस के यूज के माध्यम से हर नागरिक, हर वरिष्ठ पद अधिकारी, उनके सभी इंफॉर्मेशन को लीक करा जा रहा है। तो क्या सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप माना जाता है ना। अब इस प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सरकार जो क्या कर रही है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वो तो संविधानवाद नहीं होगा या संवैधानिक सरकार नहीं होगी। संवैधानिक सरकार कब मानेंगे हम, संवैधानिक सरकार उस सरकार को कहेंगे जो क्या करेगी, केवल वो क्या काम करती है कि हम कल्याण के लिए कार्य करेंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे देश व्यवस्थित रूप से चले। अन्यथा हम इसका विपरीत ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे किसके व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, कौन गूगल पे क्या क्या सर्च कर रहा है, कौन हमारे बारे में षड्यंत्र रच रहा है, हर एक चीज के बारे में जानकारी नहीं लेने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि व्यक्ति की स्वयं की भी तो निजता है। तो संवैधानिक सरकार क्या होती है, सीमित सरकार, और नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है। जिस भी उसमें
कि सरकार जो होगी वो सीमित होगी और नागरिक की स्वतंत्रता ज्यादा होगी, तो हम उस सरकार को क्या बोलेंगे, संवैधानिक सरकार बोलेंगे। और संवैधानिक सरकार का ही उद्भव जो माना जाता है वो किससे माना जाता है, संविधानवाद से माना जाता है। ये टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संविधान के बारे में जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हम पढ़ना कहां से स्टार्ट करते हैं, कैबिनेट मिशन आया, उसने कैबिनेट मिशन ने क्या करा है, एक संविधान सभा का गठन किया, संविधान सभा में ये कर दिया, वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें वहां से नहीं पढ़ना है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संविधानवाद क्या होता है, और इसको समझने के बाद एक टर्म्स और ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। राज्य, राज्य क्या है, और ये यूपीएससी का 2021 में क्वेश्चन आया था, 2021 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य क्या है, और उनके स्टेटमेंट सुन लोगे तो दिमाग ही खराब हो जाना है जब तक आपको क्लियर और स्पष्ट वो ना पता हो अवधारणा। तो देखिए, राज्य के संदर्भ में हम क्या बोलेंगे कि कोई भी क्षेत्र जो क्या हो सकता है, स्थायी हो, एक निश्चित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र जो स्थायी हो। ठीक है, दूसरी चीज कि वो क्या हो, बाहरी शक्तियों से स्वतंत्र हो, जिसको हम संप्रभुत्व बोलते हैं, स्वतंत्र हो। और तीसरी चीज, उसकी एक संगठित सरकार हो, संगठित सरकार हो। जिस भी क्षेत्र में एक निश्चित स्थायित्व पाया जाएगा, या बोल सकते हैं कि जो क्षेत्र एक निश्चित होगा। दूसरी चीज, बाहरी दबावों से क्या होगा, वो स्वतंत्र होगा, उस पर कोई भी सरकार जो है, या बोल सकते हैं कोई भी देश का डोमिनियन टाइप नहीं होगा कि वहां से आदेश आ रहे हैं। ठीक है, तीसरी, एक संगठित सरकार होगी। ये तीनों के मिले ही स्वरूप को हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, यूपीएससी 2021 के प्री का क्वेश्चन है ये, कि राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो राज्य किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वह क्षेत्र जो स्थायी हो, है ना, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए और स्थायित्व होना चाहिए, बाहरी शक्तियों से क्या होना चाहिए, उसे स्वतंत्र होना चाहिए, और वह सरकार जो हो संगठित होनी चाहिए। इन तीनों के मिले हुए स्वरूप को ही हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। ठीक है, देखिए आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमने 3 चीजें सीखी हैं कि संविधान क्या होता है, दूसरी चीज हमने संविधानवाद देखा, और तीसरी चीज हमने देखी कि राज्य क्या होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि भारत में संविधान का गठन कैसे हुआ। तो मैं उसकी छोटी सी एक चीज बता देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, भारतीय संविधान ना, भारतीय संविधान। देखिए, कल हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्री में और मेंस में इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, और अभी तक जो है वो क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। क्यों, क्योंकि हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उसके क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे, तो हमें समझ आता जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, और उसके बाद राज्य की क्या अवधारणा है। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि वहां से केवल अभी तक 2 ही क्वेश्चन आए हैं, एक तो संविधानवाद से पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किससे पूछा गया है, अपने राज्य से पूछा गया है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम ये देखेंगे कि संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, जो हमारी क्लास रहेगी वो कल रहेगी।